हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं की नई पुस्तक विषय विज्ञान का अध्याय 4 जिनका नाम है दहन और ज्वाला, इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं इस वीडियो में। इनसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसे एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। अध्याय 4 में जितने भी दिया उन सभी को आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। उसे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो जब हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर को करवाएंगे तो उसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। अब आप लोग कहिएगा ये दहन क्या है, दहन का क्या मतलब होता है। तो समझिए, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। अब कहिएगा ये परिभाषा की तरह क्या समझाने लगे, इससे हमें कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोग को सीधा सा मतलब समझना है। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का क्या मतलब है? जलना। तो दहन का मतलब होता है जलना। तो हम कहेंगे जलने की क्रिया होने के लिए आवश्यक स्थितियों की हमें सूची तैयार करना है। सूची बनाइए कह रहा है, इसका मतलब हमें सूची तैयार करना है। तो देखिए इसकी सूची हमने पहले से तैयार की हुई है, यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है उत्तर में, दहन यानी जलने की परिस्थितियों की सूची निम्न प्रकार यानी कि इस प्रकार है। तो देखिए दहन यानी कि जलने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? पदार्थ की आवश्यकता होगी। और वो कौन सी पदार्थ की? दहनशील पदार्थ की। अब यहाँ पर देखिए दहनशील पदार्थ यानी कि ईंधन को हम कहिएगा आप, ये क्या होता है दहनशील पदार्थ? तो जो पदार्थ जलने वाली होती है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में हमने लिख दिया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, काष्ठ कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सभी हमारा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है। अब जैसे हम यहाँ पर लिख दिए पत्थर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पत्थर, अब ये दहनशील पदार्थ है या नहीं? तो ये हमारा दहनशील पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम जला नहीं सकते हैं, दहनशील पदार्थ ये नहीं हुआ। अब इसी तरह से दूसरा क्या आवश्यकता होगी? तो दूसरा हमारा ऑक्सीजन की यानी कि वायु की आवश्यकता होगी। अब कहिएगा यहाँ पे हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? तो इसे आप लोगों को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से हवा में मौजूद होती है। अब देखिए तीसरा, तीसरा हमें प्रज्वलन ताप की आवश्यकता होती है यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आप कहिएगा ये प्रज्वलन ताप क्या होता है? तो समझिए प्रज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ जो है आग पकड़ लेती है। अब कहिएगा इससे भी हमें कुछ नहीं समझ है, इसको सीधा सा समझिए। आग लगने लायक तापमान जो है हमारा प्रज्वलन ताप होता है। आग लगने लायक तापमान प्रज्वलन ताप हो जाता है। इस तरह से आप लोग समझ गए, तो इसलिए आप लोग इस तरह से लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिए प्रश्न दो में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए यानी भरिए, तो खाली जगहों को हमें भरना। तो देखिए क में दिया हुआ है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डाइस होता है। तो लकड़ी और कोयला को जलने से हमारा वायु क्या होता है? प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल से लिखना है, इसमें भरना है। तो लकड़ी और कोयला जलने के लिए वायु का डाइस होता है, प्रदूषण होता है, तो लिख देना है प्रदूषण। इस तरह से भर देना है इसमें प्रदूषण। अब देखिए ख में दिया हुआ है घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन डैश है। देखिए घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन यानी कि लिक्विड के रूप में जो ईंधन होता है वो हमारा एलपीजी होता है, एलपीजी गैस। यहाँ पे लिख देंगे एलपीजी, एलपीजी गैस जो आप लोग खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये हमारा भर देंगे इसमें एलपीजी। अब देखिए गौ में कह रहा है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं, प्रश्न संख्या 1 में ही हम बता चुके हैं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके प्रज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। इस तरह से हम भर देंगे। अब देखिए घ में दिया है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। देखिए जब भी तेल में आग लग जाए तो उसे हम पानी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। तो तेल द्वारा उत्पन्न आग को हम लोग पानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख भर देंगे पानी। इस तरह से हम भर देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। देखिए प्रश्न 3 में कह रहा है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ। तो देखिए ये आप लोगों को बुक में जो है दिया हुआ है, आप लोग बुक से पढ़ करके भी लिख सकते हैं और हमने यहाँ पे इनका उत्तर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझिए इसका उत्तर आप लोगों को किस तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 के लिए यहाँ पे हमने इसको भर लिया है, ये आप लोगों को इस तरह से भर लेना है और इसे आप लोगों को अभी हमने समझाया है। अब देखिए प्रश्न 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न 3 में क्या कह रहा था, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ, हमें समझाना है। तो देखिए हम इसका उत्तर लिखेंगे मोटर वाहनों में सीएनजी, इसका पूरा नाम हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसके उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण कई तरह से कम हुआ है। कैसे कम हुआ? तो यहाँ पर समझ, इसकी मुख्य वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह एक स्वच्छ ईंधन है और जलने पर कम हानिकारक तत्व उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को समझिए। कह रहा है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ईंधन के रूप में
एलपीजी और लकड़ी की हमें तुलना करना है, यानी कि इन दोनों की अंतर को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर को यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 में यहाँ पर लिख दिया हमने इसका उत्तर। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना निम्न प्रकार यानी कि इस प्रकार है। देखिए एलपीजी में और लकड़ी में क्या अंतर है। देखिए एलपीजी गैस से इसे सिलेंडर में आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये जो एलपीजी गैस है ये सिलेंडर में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको जमा करके रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट की जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब देखिए लकड़ी में इसमें क्या अंतर है। लकड़ी के लिए देखिए इसके लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। लकड़ी के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 15 लीटर यहाँ पे जो रहती है एलपीजी गैस, तो उसको एक ही सिलेंडर में एक स्थान पे आसानी से रख सकते हैं। लेकिन 15 केजी अगर लकड़ी देखे तो वो जो है हमारा बहुत जगह ले लेगा। तो यही कह रहा है इसमें। और इसके आगे देखिए, और इसका परिवहन कठिन होता है। परिवहन कठिन होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी जो है, एलपीजी गैस, यह एक स्वच्छ ईंधन है। इससे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें देखिए लकड़ी में क्या होता है, इसका धुआं फेफड़ा और श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। जैसे में हो गया अस्थमा, ये एक बीमारी का नाम हो गया, अस्थमा हो सकता है इससे, लकड़ी के धुआं से। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा हमने यहाँ पे लिखा एलपीजी में, इसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए यह माचिस या लाइटर की एक चिंगारी से तुरंत आग पकड़ लेती है। अब इसी तरह से लकड़ी में देखिए, लकड़ी में इसका प्रज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने में अधिक समय लगता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 4 को। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 5 में कह रहा है कारण बताइए, जिसमें यहाँ पे देखिए कारण बताने में हमें प्रश्न कह रहा है कॉम में, विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। इसका हमें कारण बताना। देखिए विद्युत उपकरण में जब भी आग पकड़ लेता है तो उसे हम पानी से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जल से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये हमें कारण बताना है क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने कारण लिखा हुआ है। यहाँ पर समझिए प्रश्न 5 में कारण में क्या लिखेंगे। देखिए कारण, बिजली का झटका लगने का खतरा। पहला कारण क्या है, बिजली का झटका लगने का खतरा। और दूसरा कारण क्या है, आग फैलने का खतरा। अब ये बिजली का झटका कैसे हमें लग सकता है ये भी तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लिखा हुआ है, पानी बिजली का एक अच्छा सुचालक है। जब पानी को विद्युत उपकरणों की आग पर डाला जाता है तो पानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को बिजली की झटका एवं मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने इसका कारण बता दिया। अब देखिए दूसरा कारण में आग फैलने का खतरा। अब आग कैसे फैल सकता है, यहाँ पर देखिए पानी से उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग और अधिक फैल सकती है और उपकरण भी खराब हो सकती है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, आप लोगों को किसी एक कारण को स्पष्ट कर देना है, यानी कि किसी एक कारण को बताना है। या तो इसको बता दीजिए या फिर इसको बता दीजिए। इतना पूरा आप लोगों को नहीं लिखना है। आंसर में सिर्फ या तो इतना लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए सिर्फ यहाँ तक, या इससे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए इसका कारण में। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ख में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से ख में यहाँ पे देखिए कह रहा है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका हमें कारण बताना है। एलपीजी जो है लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्यों है इसका कारण हमें बताना है। तो देखिए इसका हमने कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ख का कारण, एलपीजी का उपयोग करने से रसोई का वातावरण स्वच्छ रहता है। यही कारण हो गया, यह इसका कारण हो गया। जबकि लकड़ी से खाना पकाने पर रसोई की दीवारें और बर्तनों पर कालिख जमा हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका कारण में लिख देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए गौ में क्या कह रहा है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका कारण हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए कागज में आसानी से आग पकड़ लेता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो है कम होता है, और जब इसे एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो एल्युमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक होने के कारण गर्मी को तुरंत अवशोषित यानी कि अपने अंदर खींच लेता है, तो अवशोषित कर लेता है और उसे दूर फैला देता है। और जैसे मान लीजिए ये पाइप है एल्युमिनियम का, और इसमें हम जब कागज को लपेटते हैं तो क्या करता है, वो जो पाइप है ये एल्युमिनियम का, ये अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेता है, अंदर खींच लेता है, और इसको क्या करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पाइप को फैला देता है। पूरा पाइप में ताप फैला देता है, गर्मी को फैला देता है, जिसके कारण से क्या होता है, आग नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवशोषित कर लेता है और दूर फैला देता है, जिसके कारण कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 7 में क्या कह रहा है। प्रश्न 7 कह रहा है ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ईंधन के ऊष्मीय मान को हम लोग किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, ये सभी आपके बुक में दिया हुआ है,
बस यही जैसे हम उत्तर लिखे हैं तो ठीक इसी प्रकार आपको बुक में उत्तर नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और ये अपने तरीका से लिखना होता है। इस तरह से अपने तरीका से लिखें, ऐसे आप लोगों को लिख देना। यहाँ पर देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इतना नहीं लिखना, आप लोगों को लिखना चाहे तो शॉर्टकट में इस तरह से लिख दीजिए, किलो जूल पर किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देना। अब देखिए प्रश्न 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न 8 कह रहा है समझाइए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो ये हमें बताना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है इस तरह से, विद्युत उपकरण और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका शॉर्टकट हो गया, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है CO2, सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 जो है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाती है और आग पर नियंत्रित हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 8 को भी समझ गए आप लोग। अब देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए, हमें समझाना है कि हरी पत्ती में जो है आग जो है देरी से पकड़ती है, यानी कि कठिन होता है इसमें आग पकड़वाना, लेकिन सूखी पत्ती में जो है आसानी से आग पकड़ लेती है। ऐसा क्यों, कि समझाना है इसको। यहाँ पर देखिए हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है 9 में। यहाँ पे प्रश्न को समझिए, हमने इसका उत्तर लिखा है हरी पत्तियों को जलाना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पानी यानी कि नमी की मात्रा अधिक होती है। हरी पत्ती में क्या होता है, पानी होती है, यानी कि नमी होती है उसमें, उसकी मात्रा अधिक होती है। आग लगने से पहले यह पानी भाप बनकर उड़ता है जिससे आग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके विपरीत सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती है, इसलिए उनका ज्वलन ताप कम होता है और वे आसानी से जल जाती है। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 10 में क्या कह रहा है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। देखिए सोना और चांदी को जब हम लोग पिघलाते हैं, स्वर्णकार हम लोग नहीं पिघलाते बल्कि स्वर्णकार जो सोना का आभूषण बनाते हैं ज्वाला में पिघलाते हैं, तो कह रहा है किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आप लोग को लिख देना है, यहाँ पे उत्तर इसका लिखना है सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी भाग यानी कि क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है और सोना एवं चांदी जैसे धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे भी अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था, केजे मतलब किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान प्रकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें बनाना है इसको। देखिए एक प्रयोग में, एक प्रयोगशाला में मान लीजिए उसमें क्या हो रहा है कि 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो है उसको लिखते जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ईंधन का द्रव्यमान। ईंधन का द्रव्यमान कितना दिया, 4.5 kg, तो लिख दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, ऊष्मा की मात्रा इतना दिया हुआ है, तो ऊष्मा की मात्रा ने लिख दिया, कुल उत्पन्न ऊष्मा इतना हो रहा है, इसको जब जलाया जाता है तो इतना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000 किलो जूल। तो हमें क्या कह रहा है, ईंधन का ऊष्मीय मान प्रकलित कीजिए, यानी कि निकालने के लिए। तो देखिए लिखेंगे ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर हम क्या करेंगे, इसमें ये जो निकल रहा है इसमें किलो जूल, ये जो उत्पन्न हो रहा है इससे हमें क्या करना है, इसमें हमें इससे भाग दे देना है। जब इससे हम भाग देंगे तो देखिए ये 1,80,000 और ये पॉइंट में, तो पॉइंट से जब इसको बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में, जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ भी समझ आए तो यहाँ पर देखिए 4.5 है, तो 4.5 में देखिए इसको पॉइंट से बाहर करेंगे, पॉइंट से बाहर करेंगे तो इनके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे 1 डालेंगे और यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले ये जो पीछे संख्या जितना हो उतना हम शून्य डालेंगे, तो उतना शून्य, यहाँ पे एक ही संख्या 5 तो एक शून्य डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए 1,80,000 को हम 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाता है, या तो डायरेक्ट काट लेंगे 45 से, उसको हम काटेंगे 45 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएंगे, और बाकी ये 3 शून्य उतारेंगे और बाकी इसको हम 1 शून्य से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 1,10,10,000 यानी कि 40,000 किलो जूल पर केजी। इस तरह से लिख देंगे, यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 12 को आप लोग समझ गए। अब हम देख लेते, सॉरी 11 को समझ गए, अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 को। अब देखिए 12 में क्या कह रहा है क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। हमें बताना है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है या नहीं। तो हमने अभी आप लोगों को बताया दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि जंग में ऐसा नहीं होता है। जंग लगने में जो है ना ही ऊष्मा उत्पन्न होता है और दूसरा प्रकाश भी उत्पन्न नहीं होता है इसमें। ये नहीं होगा तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका उत्तर तो लिखना है। उत्तर कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं,
जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता। दहन एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है, जबकि जंग लगना एक धीमी उपकरण प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रश्न 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है अबीदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अबीदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, किसका पानी कम समय में गर्म होगा। तो देखिए इसमें आप लोगों को ऐसे ही उत्तर मिल रहा होगा। देखिए हमें पता है कि बाहर वाले भाग जो है, सबसे बाहरी भाग के ज्वाला में जो है ज्यादा ताप होता है, तो उससे क्या होता है जल्दी गर्म होगा। और यहाँ पे देखिए वो कौन कर रहा है, यहाँ पे वो है रमेश। रमेश जो है बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखता है, तो इसका जो है जल्दी गर्म होगा और उसका बाद में होगा, क्योंकि ये पीले भाग में यानी कि बीच वाले भाग में रख रहा है। तो यहाँ पर हम इसी को लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखना है रमेश। रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि मोमबत्ती की सबसे बाहरी भाग कहिए या नीली, बाहर में क्या होता है नीली भाग होता है, उस टाइम नीली कलर का जो है आग उत्पन्न होता है, तो नीली ज्वाला सबसे गर्म होती है, जिसके कारण यहाँ पे इसका क्या होगा जल्दी गर्म होगा पानी। अब लिखेंगे अबीदा के बारे में। अबीदा के बीकर का पानी को गर्म होने में अधिक समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसने बीकर को लौ के पीले यानी कि कम गर्म वाले हिस्से के पास रखा था। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से आप एक बार उत्तर देख लीजिए सभी का, इस तरह से आप लोगों को उत्तर देख लें, ये सभी आप लोगों को उत्तर देख लेना। इसके बाद क्या करना है, इन सभी का आंसर आप लोगों को लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 13 को भी समझ गए। तो ये जो अध्याय दिया था 4, ये खत्म हो चुका है आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले अध्याय का प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।